प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक वितान भाग 2 के अध्याय 4 में वर्णित एन फ्रैंक द्वारा रचित डायरी के पन्ने का आगामी एवं अंतिम अंश पढ़ने जा रहे हैं। डायरी के पन्ने के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं। एन फ्रैंक की डायरी दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी गई किताबों में से एक है। मूलतः डच भाषा में 1947 में प्रकाशित यह कृति अंग्रेजी में द डायरी ऑफ द यंग गर्ल शीर्षक से 1952 में प्रकाशित हुई। इस पर फिल्म, नाटक, धारावाहिक इत्यादि का निर्माण हो चुका है और यह डायरी किसी न किसी वजह से लगातार चर्चा में रही है। एन फ्रैंक अपनी प्यारी किट्टी को संबोधित करते हुए इस पत्र में लिख रही है, बुधवार 29 मार्च 1944। मेरी प्यारी किट्टी, कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोल्केस्टीन ने लंदन से डच प्रसारण में कहा कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों और पत्रों का संग्रह किया जाएगा और फिर हर कोई मेरी डायरी पर झपट पड़ा। एन फ्रैंक ने इस प्रकार की जानकारी प्राप्त की, यानी युद्ध के दौरान प्रसारण में ऐसा कहा गया था कि युद्ध का वर्णन करने वाली जितनी भी डायरियां हैं और जितने भी पत्र हैं उनका संग्रह किया जाएगा और फिर हर कोई एन फ्रैंक की डायरी पर झपट पड़ा। सोचो ये कितना दिलचस्प होगा जब मैं इस गुप्त एनेक्सी के बारे में छपवाऊंगी। जिस स्थान पर अज्ञातवास के लिए एन फ्रैंक और उसका परिवार और उसके पड़ोसी रह रहे थे, उस स्थान के बारे में, उस गुप्त एनेक्सी के बारे में जब यह छपवाएगी तब यह कितना दिलचस्प होगा। उसका शीर्षक ही ऐसा होगा कि लोग इसे एक जासूसी कहानी समझेंगे। मैं सही बता रही हूं, युद्ध के 10 साल बाद लोग इससे कितना चकित होंगे कि जब उन्हें पता चलेगा कि हम लोग कैसे रहते थे। अज्ञातवास के दौरान एन फ्रैंक और उसका परिवार, पड़ोसी का परिवार किस प्रकार से अपना दिन व्यतीत किया करता था, किस प्रकार से वे लोग वहां रहा करते थे, इसके बारे में जब लोगों को पता लगेगा तो वे लोग बहुत चकित होंगे। हम क्या खाते थे और यहूदियों के रूप में अज्ञातवास में हम क्या क्या बातें करते थे। हालांकि मैं तुम्हें इस जीवन के बारे में काफी कुछ बता चुकी हूं। अज्ञातवास के इस जीवन के बारे में किट्टी को एन फ्रैंक बहुत कुछ बता चुकी है, फिर भी तुम अभी भी थोड़ा सा ही जान पाई हो। हवाई हमले के दौरान औरतें कैसी डर जाती है। जब भी हवाई हमले होते हैं, युद्ध काल के दौरान जब भी हवाई हमले होते हैं तो औरतें बहुत अधिक मात्रा में डर जाती है। अब देखो ना, पिछले रविवार जब 350 ब्रिटिश वायुयानों ने इजमुइडेन पर 550 टन गोला बारूद बरसाया तो हमारे घर ऐसे कांप रहे थे जैसे हवा में घास की पत्तियां, या हमारे इन घरों में कैसी महामारियां फैली हुई है। तुम्हें इस सब की कुछ खबर नहीं है। एन फ्रैंक प्यारी किट्टी को संबोधित करते हुए कहती है कि जब यहां पर आसमान से वायुयान गोले बरसाते हैं, हमारे घर पत्ते की तरह कांप उठते हैं और तुम्हें इनमें से किसी भी बात की कोई खबर नहीं है। सब कुछ तुम्हें बताने में पूरा दिन लग जाएगा। लोगों को सब्जियों और सभी प्रकार के सामानों के लिए लाइनों में खड़े होना पड़ता है। डॉक्टर अपने मरीजों को नहीं देख पाते क्योंकि उन्होंने पीठ मोड़ी नहीं कि उनकी कारें और मोटरसाइकिलें चुरा ली जाती है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि डॉक्टरों की मोटरसाइकिलें, उनकी कारें चुरा ली जाती है। चोरी चकारी इतनी बढ़ गई है कि डच लोगों में अंगूठी पहनने का रिवाज तक नहीं रह गया है। छोटे मोटे बच्चे 8-8, 10-10 बरस के होंगे, लेकिन लोगों के घरों की खिड़कियां तोड़कर घुस जाते हैं और जो भी हाथ लगा उठा ले जाते हैं। लोग 5 मिनट के लिए भी अपना घर छोड़ने की
हिम्मत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लौटने पर उन्हें घर में झाड़ू फ्री मिलेगी। झाड़ू फ्री मिलना इसका असर है उनको घर में उनका पूरा सामान गायब मिलेगा। घर गृहस्थी का जो उनका खुद का सामान है वह उनको प्राप्त नहीं हो पाएगा। चोरी गए टाइपराइटरों, ईरानी कालीनों, बिजली से चलने वाली घड़ियों, कपड़ों आदि को लौटाने के लिए अखबारों में इनाम के विज्ञापन आए दिन पढ़ने को मिलते हैं। गली गली नुक्कड़ों पर लगी बिजली से चलने वाली घड़ियां लोग उतार ले गए और सार्वजनिक टेलीफोनों का पुर्जा पुर्जा गायब हो चुका है। इस प्रकार से चोरी की घटनाएं, चोरी की वारदातें बहुत अधिक मात्रा में यहां पर बढ़ गई है। डचों की नैतिकता अच्छी नहीं है, सब भूखे हैं। नकली कॉफी को छोड़ दो तो एक हफ्ते का राशन 2 दिन भी नहीं चल पाता। अभी और क्या देखना बाकी है। पुरुषों को जर्मनी भेजा जा रहा है, बच्चे बीमार हैं या फिर भूख से बेहाल हैं। सब लोग फटे पुराने कपड़े और घिसे पिटे जूते पहनकर काम चला रहे हैं। कपड़े भी उनके पुराने हो गए हैं, जूते भी घिस गए हैं, पुराने हो गए हैं। ब्लैक मार्केट में जूते का नया तला 7.50 गिल्डर का मिलता है। यदि किसी को जूते का नया तला खरीदना हो तो उसे 7.50 गिल्डर खर्च करने पड़ेंगे। इसके अलावा बहुत कम मोची मरम्मत का काम कर रहे हैं। यदि वे करते भी हैं तो 4 महीने इंतजार करना पड़ेगा और इस बीच जूता गायब हो चुका होगा। यदि किसी जूते को मरम्मत करने के लिए दिया जाए तो मोची लगभग 4 महीने का समय लेगा और इतने समय में तो हो सकता है कि जूता ही गायब हो जाए। इसका एक लाभ भी हुआ है, खाना जितना खराब होता जा रहा है बिक्री उतनी ही गंभीर हो रही है। सरकारी लोगों पर हमले की घटनाएं बढ़ती जा रही है। खाद्य कार्यालय, पुलिस अधिकारी सभी या तो अपने साथी नागरिकों की मदद कर रहे हैं या उन पर कोई आरोप लगाकर जेल में भेज देते हैं। सौभाग्य से बहुत कम डच लोग गलत पक्ष में है। तुम्हारी एन। और इस प्रकार एन ने इस पत्र के माध्यम से अपने साथ घटित होने वाली घटनाओं का वर्णन किया है। मंगलवार 11 अप्रैल 1944। मेरी प्यारी किट्टी। किट्टी को संबोधित करते हुए एन फ्रैंक यह पत्र मंगलवार 11 अप्रैल 1944 को लिख रही है। मेरा सिर घूम रहा है, समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। गुरुवार जब मैंने तुम्हें पिछली बार लिखा था सब कुछ ठीक ठाक था। शुक्रवार गुड फ्राइडे हम मोनापोली खेल खेलते रहे। शनिवार भी हम यही खेल खेले, दिन पता ही नहीं चला कैसे बीत गए। इस प्रकार इन दिनों हमने कुछ खेल खेले, मोनापोली खेल भी हमने खेला, कुछ और भी खेल हमने खेले और दिन का पता ही नहीं कैसे दिन बीतते चले गए। शनिवार कोई 2 बजे का वक्त रहा होगा, तेज गोलाबारी शुरू हो गई, मशीन गनें चल रही थी। मर्द लोगों का यही कहना था, बाकी लोगों के लिए सब कुछ शांत था। रविवार दोपहर के वक्त मेरे आमंत्रण पर पीटर 4:30 बजे मुझसे मिलने के लिए आया। 5:15 बजे हम ऊपर सामने वाली अटारी पर चले गए। वहां हम 6 बजे तक रहे। 6 बजे से 7:15 बजे तक रेडियो पर बहुत ही खूबसूरत मोत्जार्ट संगीत बज रहा था। मुझे रात्रि राग बहुत ही भले लगे। मैं रसोई में तो संगीत सुन ही नहीं पाती, क्योंकि दिव्य संगीत मेरी आत्मा की गहराइयों में उतरता चला जाता है। रविवार के दिन पीटर स्नान नहीं कर पाया था। नहाने का टब नीचे ऑफिस में गंदे कपड़ों से भरा हुआ रखा था। हम दोनों ऊपर अटारी पर एक साथ गए। हम दोनों आराम से बैठ सकें, इसलिए मुझे जो भी कुशन सामने नजर आया मैं ऊपर लेती गई। हम एक पेटी पर बैठ गए। अब हुआ यह कि एक तो वह पेटी बहुत छोटी थी और दूसरे कुशन भी छोटा सा ही था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत सटकर बैठे हुए थे, जैसा कि पीटर मिलने आया था और एन फ्रैंक उसके साथ में सटकर बैठी हुई थी। सहारा लेने के लिए हमारे पीछे 2 और पेटियां थी ही। मौसी हमें कंपनी देने के लिए हमारे साथ थी ही।
अचानक 8:45 मिस्टर वानदान ने सीटी बजाई और पूछा कि कहीं हम मिस्टर डसेल का कुशन तो नहीं ले आए हैं। हम कूदे और कुशन लेकर सीधे नीचे आ गए। बिल्ली और मिस्टर वानदान हमारे साथ थे। वह कुशन ही सारे झगड़े की जड़ था। जिस कुशन को यह लेकर के ऊपर चली गई थी वह कुशन ही सारे झगड़े की जड़ था। डसेल इसलिए खपा थे कि मैं वो तकिया उठा लाई थी जिसे वे कुशन की तरह इस्तेमाल करते थे। उन्हें डर था कि उनके तकिए पर पिस्सू चिपक जाएंगे, एक विशेष प्रकार के कीट उस पर चिपक जाएंगे। उनको इस बात का डर था कि उस पर पिस्सू चिपक जाएंगे। उन्होंने सारे घर को सिर पर उठा रखा था क्योंकि हम उनका कुशन उठा लाए थे। बदला लेने की नीयत से पीटर और मैंने उनके बिस्तर में 2 कड़े ब्रश घुसेड़ दिए, लेकिन जब मिस्टर डसेल ने तय कि जाकर अपने कमरे में बैठेंगे तो हमें ये ब्रश निकाल लेने पड़े, इस छोटे से प्रहसन पर हम हंसते हंसते लोट-पोट हो गए। हमने भी सोचा कि उनके बिस्तर पर 2 कड़े ब्रश घुसेड़ दिए जाएं, लेकिन जब मिस्टर डसेल ने यह तय किया कि वो अपने खुद के ही कमरे में जाकर के बैठेंगे तो फिर हमें ये ब्रश निकाल लेने पड़े। इस छोटे से प्रहसन से आशय है इस हास्य और इस प्रकार के कथन पर हम सब लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। लेकिन हमारा हंसी मजाक जल्दी ही खत्म हो गया। 9:30 बजे पीटर ने होले से दरवाजा खटखटाया और पापा से कहा कि वे जरा ऊपर आए। उसे अंग्रेजी के एक कठिन वाक्य में दिक्कत आ रही है। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। दाल में कुछ काला नजर आ रहा है से आशय यह है कि मामला कुछ और ही है। मामले की गंभीरता को समझ करके वह कह रही है कि मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। मैंने मार्गोट से कहा, तय है पीटर ने किसी और बहाने से यह बात कही है। जो मूल कारण है इस बात को बुलाने का, इस बात को कहने का, वह संभवतः और कुछ ही है, यानी मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। जिस तरीके से मर्द लोग बात कर रहे हैं, मैं शर्त लगाकर कह सकती हूं कि सेंधमारी हो रही थी। पिताजी, मिस्टर वानदान और पीटर लपक कर नीचे पहुंच गए। मार्गोट, माँ, मिसेस वानदान और मैं ऊपर इंतजार करते रहे। 4 डरी सहमी औरतें बातें ही तो कर सकती है। औरतों के बारे में एन फ्रैंक कहती है कि 4 डरी सहमी औरतें बातें ही तो कर सकती है। जब तक हमने नीचे जोर का एक धमाका नहीं सुना, हम बातों में लगी रहीं। उसके बाद का मामला है, मेरा सोचना सही था। उसी वक्त गोदाम में सब कुछ शांत हो गया। घड़ी ने 9:45 बजाए। हमारे चेहरों का रंग उड़ चुका था। इसके बावजूद कि हम डरे हुए थे, हम शांत बने रहे। आदमी लोग कहाँ थे? ये धमाके की आवाज़ कैसी थी? जैसे ही वहाँ धमाका हुआ, एक विशेष प्रकार की बेचैनी और विशेष प्रकार के डर का माहौल वहाँ पर उत्पन्न हो गया। क्या वे लोग सेंधमारों के साथ लड़ रहे थे? हम डर के मारे सोच भी नहीं पा रहे थे। हम सिर्फ इंतजार ही कर सकते थे। 10 बजे सीढ़ियों पर कदमों की आवाजें आई। पापा का चेहरा पीला पड़ चुका था। वे नर्वस थे, पूरी तरह से वे परेशान थे, पूरी तरह से वे नर्वस थे। पहले वे भीतर आए, उनके पीछे मिस्टर वानदान, बत्तियां बंद कर दो, दबे पांव ऊपर वाली मंजिल पर चले जाओ, पुलिस के आने की आशंका है, पुलिस यहां आ सकती है, इस बात की आशंका है, इसलिए बत्तियां बंद कर दो और दबे पांव ऊपर वाली मंजिल पर चले जाओ। अब डरने का वक्त भी नहीं बचा था। बत्तियां बुझा दी गई थी। मैंने फटाफट एक जैकेट उठाई और हम ऊपर जाकर बैठ गए। हमें कुछ भी बताने वाला कोई भी नहीं था। मर्द लोग वापस नीचे जा चुके थे। वे चारों 10:10 तक वापस ही नहीं आए। 2 लोग पीटर की खुली खिड़की में से निगाह रखे हुए थे। सीढ़ियों के बीच वाले दरवाजे पर ताला जड़ दिया गया था। बुक केस बंद कर दिया गया था। हमने रात को जलाई जाने वाली बत्ती पर एक स्वेटर डाल दिया। तब उन्होंने हमें सब कुछ बताया
कि क्या हुआ था। पीटर अभी सीढ़ियों पर ही था जब उसने जोर के दो धमाकों की आवाज सुनी। जोर के दो धमाके सुने। वह नीचे गया तो देखता क्या है कि गोदाम के दरवाजे में से बाईं तरफ का आधा फट्टा गायब है। वह लपक कर ऊपर आया और होम गार्ड्स को चौकन्ना किया। वे चारों लपके लपके नीचे गए। जब वे गोदाम में पहुंचे तो सेंधमार अपने धंधे में लगे हुए थे। बिना सोचे समझे मिस्टर वान दान चिल्लाए, पुलिस! बाहर भागने की आवाजें आई। जैसे ही वान दान ने कहा पुलिस, उसके साथ ही भागने की आवाजें आई। सेंधमार भाग चुके थे। फट्टे को दोबारा उसकी जगह पर लगाया गया ताकि पुलिस को इस गैप का पता न चले। लेकिन अभी एक पल भी नहीं बीता था कि फट्टा फिर वापस नीचे गिरा दिया गया। पुरुष लोग सेंधमारों की ढिठाई पर हैरान थे। मिस्टर वानदान और पीटर गुस्से के मारे थरथराने लगे। मिस्टर वानदान ने दरवाजे पर कुल्हाड़ी का एक जोरदार प्रहार किया। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। एक बार फिर फट्टे को उसकी जगह पर जमाया गया और एक बार फिर उनका यह प्रयास निष्फल कर दिया गया। बाहर की तरफ से एक आदमी और एक औरत टार्च की रोशनी फेंकते दिखाई दिए। क्या मुसीबत है? उन आदमियों में से एक भुनभुनाया। क्या मुसीबत है? उन आदमियों में से एक भुनभुनाया। लेकिन अब संकट यह था कि उनकी भूमिकाएं बदल चुकी थी। अब वे पुलिस के बजाय सेंधमारों वाली हालत में आ गए थे। चारों लपक कर ऊपर आए। डसेल और मिस्टर वानदान ने डसेल साहब की किताबें उठाई। पीटर ने दरवाजा खोला। रसोई तथा प्राइवेट ऑफिस की खिड़कियां खोली। फोन को नीचे फर्श पर पटका और आखिरकार चारों बुक केस के पीछे पहुंचने में सफल हो ही गए। तुम्हारी एन। और इस प्रकार एन ने इस पत्र में इन सभी घटनाओं का वर्णन किया है। मंगलवार 13 जून 1944। मेरी प्यारी किट्टी, मेरा एक और जन्मदिन गुजर गया है। एन फ्रैंक अपनी प्यारी किट्टी को संबोधित करते हुए मंगलवार 13 जून 1944 को यह पत्र लिखती है। मेरा एक और जन्मदिन गुजर गया है। इस हिसाब से मैं 15 बरस की हो गई हूं। मुझे काफी सारे उपहार मिले हैं। स्प्रिंगर की 5 खंडों वाली कलात्मक इतिहास पुस्तक मिली है। कलात्मक से आशय है कला से परिपूर्ण। चड्डियों का एक सेट मिला है। 2 बेल्टें मिली है, एक रुमाल, दही के 2 कटोरे, जैम की सीसी, शहद वाले 2 छोटे बिस्किट, मम्मी पापा की तरफ से वनस्पति विज्ञान की एक किताब, मार्गोट की तरफ से सोने का एक ब्रेसलेट, वानदान परिवार की तरफ से स्टिकर एल्बम, डसेल की तरफ से बायोमाल्ट और मीठे मटर, मिएप की तरफ से मिठाई, बेप की तरफ से मिठाई और लिखने के लिए कापियां, और सबसे बड़ी बात मिस्टर कुगलर की तरफ से मारिया तेरेसा नाम की किताब तथा क्रीम से भरे चीज के 3 स्लाइस। पीटर ने पियोनी फूलों का खूबसूरत गुलदस्ता दिया। इस प्रकार एन फ्रैंक के जन्मदिन पर बहुत सारे उपहार उसे प्राप्त हुए। बेचारे को ये उपहार जुटाने में ही अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन वह कुछ और जुटा ही नहीं पाया। बेहद खराब मौसम, लगातार बारिश, हवाएं और तूफान, पर समुद्र के बावजूद हमले शानदार तरीके से जारी है। मौसम बहुत खराब है, हवाएं चल रही है, उसके बावजूद भी युद्ध लगातार जारी है। कल चर्चिल, स्मट्स, आइजनहावर तथा आर्मोल्ड उन फ्रांसीसी गांवों में गए जिन पर ब्रिटिश सैनिकों ने पहले कब्जा कर लिया था और बाद में मुक्त कर दिया। चर्चिल एक टारपीडो नाव में थे। इससे तटों पर गोलीबारी की जाती है। जो टारपीडो नाव है उससे तटों पर गोलीबारी की जाती है। बहुत सारे लोगों की तरह चर्चिल को भी पता नहीं है डर किस चिड़िया का नाम है। चर्चिल बहुत बहादुर है, इन्हें पता नहीं है डर किस चिड़िया का नाम है। चर्चिल तो जन्मजात बहादुर है।
यहाँ हमारी एनेक्सी की किलेबंदी से डच लोगों के मूड की था पाना बहुत मुश्किल है। इस बात में कोई शक नहीं कि लोग बाग बैठे ठाले भी खुश रह लेते हैं। ब्रिटिश सैनिकों ने आखिर अपनी कमर कस ही ली है और अपने मकसद को पूरा करने के लिए निकल पड़े हैं। जो लोग ये दावे करते फिर रहे हैं कि वे ब्रिटिश द्वारा कब्जा किए जाने के पक्ष में नहीं है, नहीं जानते कि वे कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। उनके तर्क का कारण इतना भर है, ब्रिटिश को लड़ते रहना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, ब्रिटिश को लड़ते रहना चाहिए, ब्रिटिश को संघर्ष करते रहना चाहिए और हॉलैंड को आज़ाद कराने के लिए अपने सूरवीर सैनिकों की शहादत के लिए आगे आना चाहिए। हॉलैंड के साथ साथ कब्जे वाले दूसरे देशों को भी आज़ाद कराना चाहिए, लेकिन उसके बाद ब्रिटिश को हॉलैंड में रुकना नहीं चाहिए। इसके बजाय उन्हें चाहिए कि वे सभी कब्जे वाले देशों से हाथ जोड़ जोड़ कर माफ़ी मांगे, डच ईस्ट इंडीज़ को उसके सही हकदारों के हाथों में सौंपें और थके टूटे हारे और लुटे पीटे अपने देश ब्रिटेन में लौट जाएं। वे जो डच ईस्ट इंडीज है उसको उसके सही हकदारों के हाथ में सौंप दें। सही हकदार से आशय है उसके जो उचित अधिकारी हैं उनके हाथ में सौंप दे और थके टूटे हारे और लुटे पिटे अपने देश ब्रिटेन में लौट जाएं। मूर्खों की कहीं कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद जैसा कि मैंने कहा, कुछ एक समझदार डच लोगों की भी कमी नहीं है। अगर ब्रिटिश ने जर्मनी के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर कर लिए होते तो हॉलैंड और उसके पड़ोसी देशों का क्या हाल हुआ होता। उसके पास ऐसा करने के बहुत मौके मौजूद थे। हॉलैंड जर्मनी बन चुका होता और तब यह होना ही समाप्ति का संकेत होता, सब कुछ खत्म हो जाने का संकेत। ऐसे सभी डच लोग जो अभी भी ब्रिटिश को हिकारत से देखते हैं, हिकारत से आशय घृणा की दृष्टि से देखते हैं, ब्रिटेन की खिल्ली उड़ाते हैं, उनके बुढ़ाते लॉर्डों की सरकार को ताने मारते हैं, उन्हें कायर कहते हैं, इसके बावजूद जर्मनी से नफरत करते हैं, एक अच्छा खासा सबक सिखाने के लायक है। उनकी जमकर मरम्मत की जानी चाहिए, तभी हमारे जंग लगे दिमाग खुलेंगे और उनमें जोश आएगा। मेरे दिमाग में हर समय इच्छाएं, विचार, आरोप तथा डांट फटकार ही चक्कर खाते रहते हैं। मैं सचमुच उतनी घमंडी नहीं हूं जितना लोग मुझे समझते हैं। एन फ्रैंक कहती है कि मैं उतनी घमंडी नहीं हूं जितना मुझे लोग समझते हैं। मैं किसी और की तुलना में अपनी कई कमजोरियों और खामियों को बेहतर तरीके से जानती हूं, लेकिन एक फर्क है, मैं जानती हूं कि मैं खुद को बदलना चाहती हूं, बदलूंगी और काफी हद तक बदल चुकी हूं। तब ऐसा क्यों है? मैं अपने आप से यह सवाल पूछती हूं कि लोग मुझे अभी भी इतना नाक घुसेड़ू और अपने आप को 30 मार का समझने वाली क्यों मानते हैं? क्या मैं वाकई अक्खड़ हूं? वाकई मैं बदतमीज हूं? वाकई मुझे बात करना नहीं आता? वाकई क्या मैं अक्खड़ हूं? क्या मैं ही अकेली अक्खड़ हूं या वे सब ही हैं? यह सब वाहियात लगता है, बुरा लगता है, मुझे पता है, लेकिन मैं ऊपर लिखा ये आखिरी वाक्य काटने वाली नहीं, ये वाक्य इतना मूर्खतापूर्ण नहीं है जितना लगता है। मुझ पर हमेशा आरोपों की बौछार करते रहने वाले दो लोग हैं, मिसेज वांदान और डसेल। उनके बारे में सबको पता है कि वे कितने जड़ बुद्धि हैं, उनके बारे में भी लोगों को पता है कि वे भी बहुत अधिक बुद्धिमान नहीं है। मूर्ख जिसके आगे कोई विशेषण लगाने की जरूरत नहीं। मूर्ख लोग आमतौर पर इस बात को सहन नहीं कर पाते कि कोई उनसे बेहतर काम करके दिखाए, और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण ये दो जड़मती मिसेज वांदान और मूर्खादिराज डसेल है। मिसेज वांदान मुझे इसलिए मूर्ख समझती है क्योंकि मैं उनके जितनी बीमारियों की शिकार नहीं हूं। वे मुझे अक्खड़ समझती हैं क्योंकि वे मुझसे भी ज़्यादा अक्खड़ हैं। वे समझती हैं कि मेरी पोसा को
मेरी पोशाकें छोटी पड़ गई है, क्योंकि उनकी पोशाकें और भी ज़्यादा छोटी पड़ गई हैं और वे समझती है कि मैं अपने आप को कुछ ज़्यादा ही 30 मार्खा समझती हूँ। 30 मार्खा से आशय है अपने आप को कुछ ज़्यादा ही अधिक होशियार समझती हूँ, क्योंकि वे उन विषयों पर मुझसे भी 2 गुना ज़्यादा बोलती हैं जिनके बारे में वे खाक भी नहीं जानती। यह बात डसेल पर भी फिट होती है। लेकिन मेरी प्रिय कहावत है, जहां आग होगी धुआं भी वहीं होगा। जहां पर आग होगी धुआं भी वहीं पर होगा। और मुझे यह मानने में रत्ती भर भी संकोच नहीं है कि मैं सब कुछ जानती हूँ। मेरे व्यक्तित्व के साथ सबसे मुश्किल बात यह है कि मैं किसी भी और व्यक्ति की तुलना में अपने आप को सबसे धिक्कारती हूँ। यदि माँ अपनी सलाहें देना शुरू कर देती है तो उनके उपदेशों की पोटली इतनी भारी हो जाती है कि मुझे डर लगने लगता है कैसे होगी इससे मुक्ति। जब भी उसकी माँ उसके प्रवचन शुरू करती है, उसके उपदेश शुरू करती है, ज्ञान की बातें कहना शुरू करती है, तो इसे डर लगता है कि इससे कैसे मुक्ति पाई जाएगी। वह जो प्रवचन सुना रही है उन प्रवचनों से कैसे मुक्ति पाई जाएगी। जब तक इनका वही पुराना रूप सामने नहीं आ जाता मुझे कोई नहीं समझता। यह वाक्य मेरा हिस्सा है। बेशक लगे कि ऐसा नहीं होगा, फिर भी इसमें थोड़े से सच का अंश है। कई बार तो मैं अपने आप को प्रताड़ित करते हुए इतनी गहरे उतर जाती हूँ कि सांत्वना के 2 बोल सुनने के लिए तरस जाती हूँ कि कोई आए और मुझे इससे उबारे। काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। अफसोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला है, इसलिए तलाश जारी रहेगी। कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मेरी भावनाओं को समझे, मुझे समझे, और जब तक ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं मिलता मेरी तलाश लगातार जारी रहेगी। मुझे पता है तुम पीटर के बारे में सोचकर हैरान हो रही हो। नहीं क्या किट्टी, मैं मानती हूं कि यह सच है कि पीटर मुझे प्यार करता है, गर्लफ्रेंड की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह। पीटर उसे एक दोस्त की तरह प्रेम करता है, प्यार करता है। वह उसे एक गर्लफ्रेंड की तरह प्यार नहीं करता बल्कि उसे एक मित्र की तरह, एक दोस्त की तरह प्यार करता है। उसका स्नेह दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन कई बार कोई रहस्यमयी ताकत हम दोनों को पीछे की तरफ खींचती है। मैं नहीं जानती कि वो कौन सी शक्ति है। कई बार मैं सोचती हूँ कि मैं उसके पीछे जिस तरह प्रेम दीवानी बनी रहती हूँ उसे बढ़ा चढ़ाकर बता रही हूं, लेकिन यह सच नहीं है। यह पीटर के बारे में कहती है कि वह पीटर के प्रति प्रेम दीवानी सी बनी हुई है और उसे बढ़ा चढ़ाकर बता रही हूं, लेकिन यह सच नहीं है। इसका कारण यह है कि अगर मैं उसके कमरे में 1-2 दिन के लिए न जा पाऊं तो मेरी बुरी हालत हो जाती है। मैं उसके लिए तड़पने लगती हूँ। पीटर यदि मुझसे नहीं मिलता तो मुझे बहुत तड़पन होती है, मैं उसके लिए तड़पने लग जाती हूँ। पीटर अच्छा और भला लड़का है, लेकिन उसने मुझे कई तरह से निराश किया है। धर्म के प्रति उसकी नफरत, खाने के बारे में उसका बातें करना और इस तरह की और कई बातें मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसके बावजूद मुझे पक्का यकीन है कि हमने जो वायदा किया है कि कभी झगड़ेंगे नहीं, हम उस पर हमेशा टिके रहेंगे। इस बात का पक्का यकीन है, पक्का विश्वास है कि हम कभी झगड़ेंगे नहीं। पीटर शांति प्रिय, सहनशील और बेहद सहज आत्मीय व्यक्ति है। वह पीटर की प्रशंसा करते हुए कहती है, उसकी अच्छाइयाँ बताती है कि वह शांति प्रिय है, सहनशील है और बेहद ही सहज आत्मीय व्यक्ति है। वह मुझे कई ऐसी बातें भी कह लेने देता है जिन्हें कहने की वह अपनी मम्मी को भी इजाज़त नहीं देता। वह दृढ़ निश्चयी होकर इस मुहिम पर जुटा हुआ है। वह दृढ़ निश्चयी होकर इस मुहिम पर
जुटा हुआ है कि वह अपने पर लगे हुए सभी इल्जामों से अपने आप को पाक साफ करे और अपने काम काज में सलीका लाए। इसके बावजूद वह अपने भीतरी स्व को मुझसे छुपाता क्यों है? वह किस प्रकार का है? उसके भीतर के अंदर जिस प्रकार का उसका ईगो है, जिस प्रकार का उसका स्व है, उसको वह छुपाता क्यों है? और मुझे कभी भी इस बात की अनुमति नहीं देता कि मैं उसमें झांकूं, उसके अंतरतम में क्या है और मैं उसके अंतरतम की गहराइयों में उतरकर तलाश करूं। इस बात की वह मुझे कभी भी इजाजत, अनुमति नहीं देता। निश्चय ही वह मेरी तुलना में ज्यादा गुन्ना है, लेकिन मैं अनुभव से जानती हूं, हालांकि मुझ पर लगातार यह आरोप लगाया जाता है कि जो कुछ भी जानना चाहिए वह मैं थ्योरी में जानती हूं, व्यवहार में नहीं। मेरे ऊपर यह आरोप लगाया जाता है, एन फ्रैंक कहती है कि मैं थ्योरी में तो सब चीजें जानती हूं, लेकिन व्यवहार में मैं उन चीजों को संभवतया नहीं जानती। कि कई बार ऐसे गुन्ने लोग से आशय है ऐसे लोग जो मन की बात स्पष्ट रूप से नहीं कहते, मन के अंदर बहुत सारी बातें दबाए हुए रहते हैं। इस प्रकार के लोग भी, जिनसे संवाद कर पाना बहुत मुश्किल होता है, अपनी बात किसी से कह पाने की उत्कट चाह लिए होते हैं। कई बार ऐसे गुन्ने लोग भी अपनी बात कहने की उत्कट चाह लिए हुए होते हैं। पीटर और मैंने दोनों ने अपने चिंतनशील बरस एनेक्सी में ही बिताए हैं। हम अक्सर भविष्य, वर्तमान और अतीत की बातें करते हैं, लेकिन जैसा कि मैं तुम्हें बता चुकी हूं, मैं असली चीज की कमी महसूस करती हूं और जानती हूं कि वह मौजूद है। क्या इसका कारण यह है कि मैं अरसे से बाहर नहीं निकली हूं और प्रकृति के लिए पागल हुई जा रही हूं, क्योंकि यह परिवार एक गुप्त एनेक्सी में निवास कर रहा है, अज्ञातवास में है और बाहर प्रकृति में यह घूमने फिरने के लिए और प्रकृति के साथ में मिलने जुलने के लिए यह नहीं गया है, यानी प्रकृति से बहुत दूर है। मैं उस वक्त को याद करती हूं जब नीला आसमान, पक्षियों की चहचहाने की आवाज, चांदनी और खिलती कलियां, इन चीजों ने मुझे कभी भी अपने जादू से बांधा न होता। मेरे यहां आने के बाद चीजें बदल गई हैं। उदाहरण के लिए छुट्टियों के दौरान की बात है, बेहद गर्मी थी। मैं रात के 11:30 बजे तक जबरदस्ती आंखें खोले बैठी रही ताकि मैं अपने अकेले के बूते पर अच्छी तरह चांद को देख सकूं। अफसोस, मेरी सारी मेहनत बेकार गई। चौंध इतनी ज्यादा थी कि खिड़की खोलने का जोखिम नहीं लिया जा सकता था। कई महीनों के बाद एक और मौका ऐसा आया था। उस रात मैं ऊपर वाली मंजिल पर थी, खिड़की खुली हुई थी। जब तक खिड़की बंद करने का वक्त नहीं हो गया, मैं वहीं बैठी रही। यह गहरी सांवली बरसात की रात थी, तेज हवाएं चल रही थी, बादलों के बीच लुका छिपी चल रही थी। इस सारे नजारे ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया था। पिछले 1.5 बरस में यह पहली बार हो रहा था कि मैं आमने सामने रात से साक्षात्कार कर रही थी। उस शाम के बाद प्रकृति से साक्षात्कार करने की मेरी चाह लगातार बढ़ती चली गई थी। तब मुझे चोर उचक्कों, मोटे काले चूहे या पुलिस के छापे का भी डर नहीं सता रहा था। मैं अकेले ही नीचे चली गई थी और रसोई तथा प्राइवेट ऑफिस की खिड़की से प्रकृति के नज़ारे देखती रही थी। कई लोग सोचते हैं कि प्रकृति सुंदर होती है। कई लोग समय समय पर तारों भरे आसमान के तले सोते हैं और कई लोग अस्पतालों और जेलों में उस दिन की राह देखते रहते हैं कि वे कब आजाद होंगे और वे फिर से प्रकृति के इस अनूठे उपहार का आनंद ले पाएंगे। प्रकृति गरीब अमीर के बीच कोई भेदभाव नहीं करती। जीवन में प्रकृति का सानिध्य पाना सबसे सर्वोत्तम उपहार माना जाता है। कोई भी मनुष्य है, वह प्रकृति के जितना नजदीक रहेगा उतना ही अधिक वह अपने आप के भी नजदीक रहेगा। प्रकृति में रहकर, प्रकृति के साथ घुल मिलकर कोई भी व्यक्ति बहुत अधिक आनंद का भाव महसूस कर सकता है।
यह मेरी कल्पना मात्र नहीं है। आसमान, बादलों, चांद और तारों की तरफ देखना मुझे शांति और आशा की भावना से सरोबार कर देता है। जैसे ही मैं आसमान को देखती हूँ, बादलों, चांद और तारों की तरफ देखती हूँ, तो मुझे शांति और आशा की भावना पूरी तरह से अपने में भरी हुई दिखाई पड़ती है। यह वेलेरियन या ब्रोमाइड की तुलना में आजमाया हुआ बेहतर नुस्खा है, शांति पाने की रामबाण दवा। प्रकृति मुझे विनम्रता का उपहार देती है और इससे मैं बड़े से बड़ा धक्का भी हिम्मत के साथ झेल जाती हूँ। लेकिन किस्मत का लिखा यही है, कुछ एक दुर्लभ अवसरों को छोड़कर मैं मैल से चिकट हुई खिड़कियों में खुसे गंदे पर्दों में से प्रकृति को बहुत ही कम निहार पाती हूँ। एन फ्रैंक को इस बात की बहुत अधिक पीड़ा है कि वह प्रकृति को बहुत अधिक नहीं निहार पाती है। इस तरह से देखने से आनंद लेने की सारी भावना ही मर जाती है। प्रकृति ही तो एक ऐसा वरदान है जिसका कोई सानी नहीं, प्रकृति का कोई सानी नहीं है, प्रकृति का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। प्रकृति ही मानव जीवन में आनंद और प्रेम का प्रवाह करती है। कई प्रश्नों में से एक प्रश्न जो मुझे अक्सर परेशान करता रहता है और अभी भी समझा जाता है, यह कह देना बहुत ही आसान है कि ये गलत है, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफी नहीं है। मैं इस विराट अन्याय के कारण जानना चाहती हूँ। विराट से आशय है बहुत बड़ी मात्रा में, विशाल। संभवतः पुरुषों ने औरतों पर शुरू से ही इस आधार पर शासन करना शुरू किया कि वे उनकी तुलना में शारीरिक रूप से ज्यादा सक्षम है। एन फ्रैंक कहती है कि पुरुषों ने स्त्रियों पर इसलिए शासन करना शुरू कर दिया क्योंकि पुरुष स्त्रियों के मुकाबले शारीरिक रूप से अधिक मजबूत है, अधिक सक्षम है। पुरुष ही कमा कर लाता है, बच्चे पालता पोसता है और जो मन में आए करता है। लेकिन हाल ही में स्थिति बदली है। औरतें अब तक इन सब को सहती चली आ रही थी, जो कि बेवकूफ़ी ही थी। चूंकि इस प्रथा को जितना अधिक जारी रखा गया, यह उतनी ही गहराई से अपनी जड़ें जमाती चली गई। जितना अधिक पुरुषों को मजबूत माना गया, उतने ही अधिक महिलाएं कमजोर महसूस करती गई। और यह जो प्रथा है, इस प्रथा को जितना अधिक जारी रखा गया, उतनी ही अधिक यह गहराई से अपनी जड़ें जमाती चली गई। सौभाग्य से शिक्षा, काम तथा प्रगति ने औरतों की आंखें खोली है। औरतों की आंखें खोली है शिक्षा ने, औरतों की आंखें खोली है काम ने, प्रगति ने औरतों की आंखें खोली है, यानी उन्हें जागरूक किया है। कई देशों में तो उन्हें बराबरी का हक दिया जाने लगा है। कई लोगों ने, कई औरतों ने और कुछ एक पुरुषों ने भी अब इस बात को महसूस किया है कि इतने लंबे अरसे तक इस तरह की वाहियात स्थिति को झेलते जाना गलत ही था। वाहियात से आशय है इस तरह की मूर्खतापूर्ण स्थिति को झेलते जाना, और मूर्खतापूर्ण स्थिति पुरुषों और स्त्रियों के बीच में भेदभाव करना, यानी पुरुषों को अधिक शारीरिक रूप से सक्षम मानना और स्त्रियों को कमजोर मानना। इस प्रकार से इस वाहियात स्थिति को झेलते जाना पूरी तरह से गलत ही था। आधुनिक महिलाएं पूरी तरह स्वतंत्र होने का हक चाहती हैं। एन फ्रैंक कहती है अपनी इस डायरी के माध्यम से कि आधुनिक महिलाएं पूरी तरह से स्वतंत्र होने का हक चाहती है। लेकिन इतना ही काफी नहीं है, महिलाओं का भी पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। आमतौर पर देखा जाए तो पूरी दुनिया में पुरुष वर्ग को पूरा सम्मान मिलता है, तो महिलाओं ने ही क्या कसूर किया है? जब पुरुषों को पूरी तरह से सम्मान दिया जाता है, तो महिलाओं ने ऐसा कौन सा कसूर किया है कि वे इससे वंचित रहे और उन्हें अपने हिस्से का सम्मान न मिले? पुरुषों के समान ही महिलाओं को भी बराबर का हक मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए एवं सम्मान भी मिलना चाहिए। सैनिकों और युद्धों के वीरों का सम्मान किया जाता है, उन्हें अलंकृत किया जाता है। अलंकृत करने से आशय है उन्हें सुशोभित किया जाता है, उन्हें पदक, सम्मान, पुरस्कार देकर के अलंकृत किया जाता है, उनकी वीरता का यशोगान, गुणगान किया जाता है। जो सैनिक और युद्ध के वीर होते हैं उनका तो सम्मान किया ही जाता है, उन्हें अलंकृत भी किया जाता है, उन्हें अमर बना डालने तक का शौर्य प्रदान किया जाता है, शहीदों को पूजा भी जाता है। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो औरतों को भी सैनिक का दर्जा
दर्जा देते हैं। एन फ्रैंक कहती है कि औरतों को भी सैनिक का दर्जा दिया जाना चाहिए, उन्हें भी पूजा जाना चाहिए, उनका भी मान सम्मान किया जाना चाहिए, उनको भी अलंकृत किया जाना चाहिए। मौत के खिलाफ मनुष्य नाम की किताब में मैंने पढ़ा था कि आमतौर पर युद्ध में लड़ने वाले वीर को जितनी तकलीफ, पीड़ा, बीमारी और यंत्रणा से गुजरना पड़ता है, उससे कहीं अधिक तकलीफें औरतें बच्चे को जन्म देते समय झेलती है। औरतें भी बहुत अधिक साहस दिखाती है, पीड़ा झेलती है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से युद्ध के मैदान में कोई सैनिक तकलीफ उठाता है, पीड़ा उठाता है, बीमारी और यंत्रणा से गुजरता है, उससे भी अधिक तकलीफ महिलाएं उठाती है। यानी औरतें जब बच्चे को जन्म देती है उस समय वे भी बहुत अधिक पीड़ा, बीमारी, यंत्रणा इत्यादि से गुजरती है। और इन सारी तकलीफों से गुजरने के बाद उसे पुरस्कार क्या मिलता है? जब बच्चा जनने के बाद उसका शरीर अपना आकर्षण खो देता है तो उसे एक तरफ धकिया दिया जाता है, उसके बच्चे उसे छोड़ देते हैं और उसका सौंदर्य उससे विदा ले लेता है। महिला ने किसी भी बच्चा या बच्ची को जन्म दिया, उसके पश्चात समाज के लोग उसके साथ में सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते या जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं उससे उसका सौंदर्य भी धीरे धीरे विदा होता चला जाता है। औरत ही तो है जो मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए इतनी तकलीफों से गुजरती है। औरत मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए बहुत सारी यंत्रणाओं से, तकलीफों से गुजरती है और संघर्ष करती है। बहुत अधिक मजबूत और बहादुर सिपाहियों से भी ज्यादा मेहनत करके खटती है। वह जितना संघर्ष करती है उतना तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले ये सारे सिपाही मिलकर भी नहीं करते। मेरा ये कहने का कतई मतलब नहीं है कि औरतों को बच्चे जनना बंद कर देना चाहिए। इसके विपरीत प्रकृति चाहती है कि वे ऐसा करें। औरतों को बच्चे उत्पन्न अवश्य करने चाहिए क्योंकि यह तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त व्यवस्था है और जिस प्रकार से प्रकृति भी यही चाहती है कि महिलाएं बच्चे उत्पन्न करें, इस संसार में और अधिक बेहतरीन तरीके से समाज का निर्माण हो, उसमें अपनी निर्णायक भूमिका का निर्वहन करें और इस वजह से उन्हें यह काम करते रहना चाहिए। मैं जिस चीज की भर्त्सना करती हूँ, भर्त्सना से आशय है निंदा करती हूँ, फटकार लगाती हूँ, वह है हमारे मूल्यों की प्रथा और ऐसे व्यक्तियों की मैं भर्त्सना करती हूँ जो यह बात मानने को तैयार ही नहीं होते कि समाज में औरतों, खूबसूरत और सौंदर्यमयी औरतों का योगदान कितना महान और मुश्किल है। मैं इस बात की भर्त्सना करती हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो औरतों के योगदान को नहीं मानते हैं। वे सब लोग भर्त्सना करने योग्य हैं। समाज में औरतों, खूबसूरत और सौंदर्यमयी औरतों का योगदान बहुत महान है और बहुत ही बेहतरीन है। मैं इस पुस्तक के लेखक श्री पॉल दे क्रूइफ जी से पूरी तरह सहमत हूं जब वे कहते हैं कि पुरुषों को यह बात सीखनी ही चाहिए कि संसार के जिन हिस्सों को हम सभ्य कहते हैं वहां जन्म अनिवार्य और टाला न जा सकने वाला काम नहीं रह गया है। आदमियों के लिए बात करना बहुत आसान होता है, उन्हें औरतों द्वारा झेली जाने वाली तकलीफों से कभी भी गुजरना नहीं पड़ेगा। मेरा विश्वास है कि अगली सदी आने तक यह मान्यता बदल चुकी होगी कि बच्चे पैदा करना ही औरतों का काम है। औरतें ज़्यादा सम्मान और सराहना की हकदार बनेंगी। वे सब औरतें जो एक उफ भी किए बिना, यह लंबे चौड़े बखानों के बिना ये तकलीफ़ें सहती है। किसी भी औरत का माँ बनना, बच्चे को जन्म देना अवश्य ही बहुत लंबी यंत्रणा और पीड़ा से गुजरना होता है। और इस प्रकार से एन फ्रैंक इस बारे में अपने विचार इस पत्र के माध्यम से व्यक्त करती है। तुम्हारी एन एम फ्रैंक। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 4 में वर्णित एन फ्रैंक द्वारा रचित डायरी के पन्ने पाठ का अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम एन फ्रैंक द्वारा रचित डायरी के पन्ने से संबंधित अभ्यास प्रश्नों का वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।